लोग कह रहे हैं ये वाटरशेड इवेंट था, ये जो एक परेड हुई है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है चाइना ने अपनी पावर को और बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। और अभी अभी साथ ही ट्वीट भी एक आई है ट्रंप साहब की, गालबन ही इज़ रिफरिंग टू 1930 का जो अटैक था जापान का। मैं तारीख का मैं आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री, तो प्लीज़ डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इन्होंने क्या मदद की थी उनकी चाइना की? एंड फर्स्टली ये कि ये क्या मैसेज था? क्या अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें बदल के चुका है, या उसके बदलने का ये एक अहम संग मील था जिसका जो मुजाहरा चाइना ने किया है? चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब और शाहिद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कहने को तो ये एक परेड ही थी, और ये परेड्स कहने को सिर्फ परेड्स हुआ करती हैं लेकिन अपना मैसेज देती हैं। पाकिस्तान के 23 मार्च को भी एक परेड होती है, लेकिन वो बहुत दूर तक मैसेजेस देती है कि हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारा डिसिप्लिन क्या है, और हमारी कैपेबिलिटी कितनी एडवांस और इंटीग्रेटेड है। ये मैसेज दुनिया में हर मुल्क देता है, और ये खास तौर पर ये तकरीबन 60 साल बाद आपने नोट किया कि शुमाली कोरिया के जो इसमें हेड थे उन्होंने ज्वाइन किया है। 26 मुल्कों के सरबराहान इसके अंदर मौजूद थे। ये मैसेज देना होता है, और आजकल खास तौर पे जब हम दुनिया में ये देखना शुरू हो चुके हैं कि ये यूनिपोलर होती जा रही है, अमेरिका की हेजेमनी है जिसको वो चाहते हैं, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस वाली पॉलिसी हो चुकी है। पहले ये नहीं होता था। कोल्ड वॉर या उससे पहले जिसका आप जापान का ज़िक्र कर रहे हैं, जापान उस वक़्त एंटी अमेरिका एक लॉबी में था, ज़ाहिर है वो मशरिकी साइड पे, या सोवियत यूनियन उस वक़्त होता था, उस लॉबी में था। और उसको इस ऑब्वियसली एंगेज कराने में, क्योंकि चाइना की भी हेजेमनी नहीं चाहते थे और जापान की भी हेजेमनी नहीं, तो अमेरिका ने फैसिलिटेशन ज़रूर की थी, जिसको वो रेफर कर रहे हैं और एहसान याद करा रहे हैं कि हमने वो भी किया था आपके। तो अच्छा होता कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट साथ ये कह देते कि चंद साल बाद हमने आप पर बमबारी भी वाहिद एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ की थी, 2 दफा, एक जगह नहीं, न्यूक्लियर हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर हमने आप पे बमबारी भी की थी। तो दोनों चीजें याद हो जाती तो बैलेंस आउट हो जाता, मेरा ख्याल है। लेकिन ये दुनिया की यही क्रूएलिटी भी है और बदकिस्मती भी यही है कि हम उस मोमेंट में रहना चाहते हैं और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने देख के रखना चाहते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दुनिया कहते हैं ये बाइपोलर हो यूनिपोलर हो गई या बाइपोलर, मेरे हिसाब से ये मल्टीपोलर हो रही है। पावर के बहुत सारे सेंटर्स या हब बन रहे हैं, आपके सामने है। चाइना इटसेल्फ बहुत बड़ी पावर बन रहा है, रशिया बहुत बड़ी पावर बन रहा है, अमेरिका तो चलने है ही है। तो चेक एंड बैलेंस दुनिया में ज़रूरी है, ताकि ये इतनी स्ट्रिक्ट जो ब्लॉकिंग हो रही है, ब्लॉक्स बन गए कि अगर आइदर यू आर हियर आइदर यू आर देयर, तो इन बिटवीन वाली ऑप्शन दुनिया के खास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड मुल्क हैं, जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाने की हिम्मत है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल को इनकरेज करता है कि वो ठीक कर रहा है, तो दुनिया में इसको कोई लॉबी नहीं है स्ट्रांग आवाज अमेरिका को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो अमेरिका के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो चाहे मिलिट्री फ्रंट। अच्छा जनरल साहब, मियां साहब, मैं एक सवाल फिर मैं आपको ये जनरल साहब ये फरमाइए कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पॉइंट आउट की है इन्होंने, मैं चाहूँगा इस पर आप एक और रोशनी डालें। कहने को ये नॉन डेमोक्रेसीज हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन आयरानिकली और पैराडॉक्सिकली they are trying to create some kind of democracy in the world where at least we can buy anything from somewhere we like। यानी मुझे ये लगता है कि जो आयरानिकली जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं वेस्ट के मुताबिक, तो ये तो हमें आज हम ईरान से भी तेल खरीद सकेंगे, हम फिर रशिया से भी खरीद सकेंगे, तो ये तो मुल्कों के लिए तो एक डेमोक्रेटिक चेंज आ रही है। और ये आपकी नज़र में क्या चेंज है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जनरल साहब? देखिए काजी साहब, एक तो इस वक्त तक दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड ही है। अमेरिका जब बात करता है पूरी दुनिया उससे रेड करती है, बट ये जो एससीओ की हेड ऑफ स्टेट समिट हुई है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स ने शिरकत की है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ 6 दिन के सरकारी दौरे पे गए हुए हैं, तो ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज रशिया चाइना ने मिलकर दुनिया को और अमेरिका को दिया है कि अब ये जो है यूनिपोलर वर्ल्ड ख़त्म हो रही है और ये अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि एससीओ के जो ममालिक हैं वो उनका जो आबादी है तकरीबन 40 से 45% दुनिया की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ब्रिक्स को भी मिला लें, जिसमें जो 4 मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, इंडिया और ईरान, तो वर्ल्ड की 60 से 65% पॉपुलेशन को ये 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं।
और दुनिया की तकरीबन आधी जो है 50% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है और इसमें चाइना ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। प्लीज पार्डन माय इंटरजेक्शन, मुझे ये बताएं कि जो असला डिस्प्ले हुआ ये किस लेवल का था, क्योंकि बाद जो अखबारात ये कह रहे हैं जी ये तो वॉर थिएटर में टेस्ट ही नहीं हुआ, हालांकि ये बात पार्शली दुरुस्त होगी, मगर हुआ तो द काइंड ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी दैट वाज डिस्प्लेड, ये आप एक माहिर के तौर पर, जंग के और असले के माहिर के तौर पर उसकी क्वालिटी क्या देखते हैं, क्वालिटेटिवली वो क्या था? देखिए बड़े हाई टेक उन्होंने अपने जो वेपनरी है उसका डिस्प्ले किया है और दुनिया ने देखा कि पहली दफा सतह समंदर से नीचे जो है वो उसके भी उन्होंने ड्रोन्स बना लिए, ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो आप दोनों की तरह जाके दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और उनको एंगेज कर सकते हैं। फिर देखें उन्होंने इसमें क्रूज में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिखा दिए जो कि अभी तक किसी मालिक ने दुनिया में नहीं दिखाया। फिर उन्होंने देखे इसमें लेजर वेपन्स दिखाए हैं कि जिसको अगर आप लॉन्च करेंगे तो उसके टारगेट्स जितनी भी उसका रेंज है वो एक बड़े इलाके में आग लगा देगा और अगर उस इलाके में कुछ जहाज फ्लाई कर रहे होंगे तो उनके पायलट्स को कुछ नजर नहीं आएगा। तो इस किस्म के उन्होंने वेपन्स दिखाए हैं जो कि वेस्ट के लिए भी पहली दफा उन्होंने देखा है। तो और ये उन्होंने चाइना ने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया है और जो हमारा का हक हुआ देखें उसमें इंडिया के पास फ्रांस के भी वेपन थे, रफाल तैयारे थे और बरामूस मिसाइल थे, S-400 था और उन्होंने अमेरिका से भी हथियार लिए हुए थे। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने चाइना से मिलके अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया तो 4 दिन के अंदर इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। तो मैं देख रहा हूं कि फ्यूचर में ये जो ब्लॉक बने हैं SCO और स्पेशली ब्रिक्स के, ये उन ममालिक के हैं जिनकी सरहदें भी आपस में मिलती हैं। देखें इसमें SCO में रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन स्टेट के लोग हैं, पाकिस्तान है और इंडिया भी इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है और ये आपस में ट्रेड करेंगे और यूनिपोलर का वर्ल्ड में ख्याल अब खत्म हुआ चाहता है। मियां साहब ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर। मैं थोड़ी सी चिश्ती साहब की जानिब जो है वो सवाल को लेके जाऊंगा और रहनुमाई चाहूंगा। चिश्ती साहब आपने नुमाइश, असले की नुमाइश की बात की। हालिया दौर में दिनों में देखा जाए तो 2 नुमाइशें हो चुकी हैं। एक पाकिस्तान के अंदर 13 अगस्त को जो है वो नुमाइश हुई जो फातेह कौम की निशानी थी और हमने फतह के बाद जो है वो असले की नुमाइश की, और एक जो है वो चीन में हुई जो कि फतह का जश्न मनाया गया। अब उन्होंने जो हथियारों की जो नुमाइश की है सर, उसमें इसमें दिखाया गया है कि बैनुल बरे-आज़मी जो है वो हथियार उन्होंने बना लिए हैं, एक मिसाइल ऐसे बना लिए हैं जो अमेरिका तक जो है वो हिट कर सकते हैं। और एक हथियार का नाम उन्होंने गवाम किलर डोंग फेंग रखा है जो कि बहरुल काहिल तक, अमेरिकी अड्डों तक जो है वो पहुंच सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिका के लिए थ्रेट है? क्योंकि आज तक अमेरिका ही सबके लिए थ्रेट था और अमेरिका को चैलेंज किया गया बाकायदा। देखिए शाहिद साहब, दुनिया तो अभी तक जो पाक फिजाइया ने खास तौर पर परफॉर्म किया था उसके खौफ, फियर या शॉक से बाहर नहीं निकल पाई थी। मैं थोड़ा वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करता हूं। मैं अभी 1 हफ्ता पहले ही अमेरिका और कनाडा से वापस आया हूं इसी तरह की बातें करके, टॉक्स करके मीडिया के साथ, और दुनिया हैरान है। मैं कॉम्प्लीमेंट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाक फिजाइया को, बैक्ड बाय पाकिस्तानी लोगों ने जो साथ दिया उनको देना चाहता हूं। दुनिया तो अभी तक हमारे से ही निकल फारिग नहीं हुई थी कि आपने क्या कर दिया। वेस्टर्न मीडिया पर आजकल ये हो रहा है कि व्हाई शुड द वेस्ट बी अफ्रेड ऑफ पीएफ कैपेबिलिटीज। अब आप इससे यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज कौन बना रहा है? ब्रिटिश का वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल जर्नलिस्ट बना रहे हैं, जो मैंने कल देखी है, 30 मिनट्स की है। वो उसमें सिर्फ वो यही बातें कर रहा है कि पाक फिजाइया ने कितने बड़े सरप्राइज दे दिए हैं जो दुनिया समझ रही थी कि ये डिफेंसिव फोर्स है। नाउ कनेक्टिंग दिस टू योर क्वेश्चन शायद साहब जो आप कह रहे हैं, देखिए ये जो J-10C है, ये थोड़ा सा पहले तक भी चाइना किसी को नहीं दिखाता था, बल्कि मानता भी नहीं था कि हमारे पास J-10C है। फिर पाक फिजाइया ने एक्सेस किया, हमें वो जहाज मिला। तो ये इस दफा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुलकर आ रहे हैं, अग्रेसिवली आ रहे हैं, रशिया को भी थ्रेट करते हैं कि अपना तेल ना बेचो, इंडिया को आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, एक चीज बड़ी हमें जेहन में रखनी चाहिए कि अगर आज रशिया दुनिया में ऑयल देना बंद कर दे या हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया बायकॉट कर दे तो $150 से $200 पर बैरल हो जाएगा, बिकॉज फिर सारे हम तेल वेस्ट से खरीदेंगे। अभी बहुत सारी दुनिया रशिया से खरीद रही है तो प्राइसेस कम है, तो वो इकोनॉमी का सैलाब जो आएगा या महंगाई का आएगा उसको कौन संभालेगा, हम उस तरफ नहीं देखते, क्योंकि अमेरिका को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता।
पुअर मुल्कों को या अंडर प्रिविलेज या डेवलपिंग कंट्रीज को इफेक्ट होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेकिन कि सर ये बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने अपने असले से एक बहुत बड़ी ताकत के छक्के छुड़ाए, इसमें कोई शक नहीं। और कल जो चीन ने नुमाइश की है अपने असले की, उसमें उन्होंने रोबोटिक डॉग जो है वो भी बनाए हैं, और उसमें ड्रोन्स जो सिस्टम बनाया है उन्होंने, जो टैंक्स के ऊपर जो है वो काम करेगा। एक तो बताइएगा कि ये कैसे ऑपरेट कर सकता है, और लेजर जो हथियार हैं वो भी उन्होंने बनाए हैं। J-35 5th जनरेशन जो है वो उन्होंने उसकी नुमाइश कर दी है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी। देखिए, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तो पहले ही काफी एंगेजमेंट है। पाकिस्तान और अमेरिका ने भी पाकिस्तान और पाक फिजा के सरबराह गए थे और उनको एंगेज किया है। और दुनिया में मैं हमेशा कहता आया हूं कि जब आप ताकत से साबित करते हैं, अपनी बहादुरी से साबित करते हैं, तो दुनिया बहादुर से ही मिलता है। ब्रेव या विनर जो होते हैं वो विनर से ही बात करना चाहते हैं, लूजर से नहीं कोई बात करता। ये हमने अर्न की है, इस मुल्क के लोगों ने अर्न की है, मुसल्लह अफवाज ने अर्न की है। अरबा वॉल पाक फिजाइया ने, आपने देखा कि एक रात में जो 7+1 किया है उससे अर्न हुई है। दुनिया आपसे एंगेज करेगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो मिसाइल्स या फिर अब जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है वो फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होता जाएगा। ह्यूमन कांटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि उधर से भी सोल्जर आएगा, इधर से भी सेलर जाएगा, उधर से भी फाइटर पायलट आएगा, उधर से भी फाइटर पायलट आएगा। इस दफा 7 की सुबह को जो हुआ है, जिसके अंदर 125 जहाज स्पेस में थे, रात के 12 बजे जब एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, सिर्फ स्क्रीन पर एक दूसरे को देख रहे थे, मौजूदगी फिजिकली नहीं देख रहे थे। जिसको पायलट को आपने मारा है उसके जहाज को फिजिकली आप नहीं देख रहे। ये तो वो टेक्नोलॉजी है जो 15-20 साल पुराना, जब ये जहाज J-10 डेवलप करना शुरू किया, अब इट एब्सोल्युटली लेजर पर आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आ गई हैं। इतना ज्यादा समझ बूझ जो इंसान आगे ट्रांसफर कर रहा है इक्विपमेंट और मशीनरी के अंदर, जो जल साहब भी कह रहे थे कि सब सरफेस भी आ गई हैं। पहले सब सरफेस हम सिर्फ सबमरीन को समझते थे कि पानी से नीचे सबमरीन जाएगी। सब सरफेस वेपन आ गए हैं, सब सरफेस लॉन्चिंग आ गई है, सब सरफेस प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी, आपका डिफेंस के मैकेनिज्म बदल जाएंगे, और सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा अगली दुनिया में आने वाला है। अभी देख लीजिए, पाक फिजाइया ने इंडिजीनियस डेवलपमेंट करके इतने बड़े सरप्राइज दिए हैं। और जापान और खासतौर पर जो चाइना और रूस तो बहुत एडवांस है इन टेक्नोलॉजीज में, तो वो भी बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है अगर जॉइंट कोलैबोरेशन करें तो अमेरिका को बहुत सारे फ्रंट्स पर वो सरप्राइज देंगे।